हाय नमस्कार। मैं हूँ रजनी और मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम देखने वाले हैं मेरा विद्रोह। कक्षा 8वीं का लेसन है यह। तो इसके बारे में हम थोड़ी जानकारी देखेंगे, इनका परिचय देखेंगे लेखक का। पाठ का नाम है मेरा विद्रोह। इनके लेखक है सूर्यबाला, यानी लेखिका है सूर्यबाला। इनका परिचय देखने वाले हैं हम। इनका जन्म हुआ है 1943 में वाराणसी, उत्तर प्रदेश। समकालीन व्यंग एवं कथा साहित्य में अपनी विशिष्ट भूमिका और महत्व रखने वाली सूर्यबाला जी ने अभी तक 150 से अधिक कहानियाँ, उपन्यास और काव्य व्यंग संबंधित रचनाएं की हैं। अब इनकी जो रचना है वह हम देखने वाले हैं। पाठ को स्टार्ट करते हैं। किवाड़ धीरे से सरकाकर दबे पांव घर में दाखिल होने की कोशिश करता हूँ, पर कोने में बैठे पिताजी की निगाह मुझे दबोच लेती है। किधर गए थे? लॉन्ड्री में कपड़े देने। तुम्हारे कपड़े क्या रोज़ लॉन्ड्री में धुलते हैं? अब वो बोल रहा है रोज़ कब जाते हैं? पिताजी बोलते हैं बकवास मत करो, दिन भर सड़कों पर मटर गश्ती करते फिरते हो, अपने कपड़े खुद नहीं धो सकते? मैं गुनाता हुआ ठीक सा अंदर आ जाता हूँ। मन तो करता है कि उन पर जवाबों के तीर चलाऊं, पर जानता हूँ परिणाम वही होगा, उनका दहाड़ना गरजना, मेरा कई कई घंटों के लिए घर से गायब हो जाना, और हफ्तों हम पिता पुत्र का एक दूसरे की नज़रों से बचना, सामना पड़ने पर मेरा ढिठाई से गुजर जाना, माँ का रोना धोना और पूर्व कर्मों को दोष देते हुए लगातार बिसूरते चले जाना। ऐसे ही हमारे यहाँ पे होता था। अब उन्होंने कहा है ठीक ठीक याद नहीं आता कि यह सिलसिला कब से और कैसे शुरू हुआ था, यानी पिता और पुत्र के जो झगड़े हैं वो कब से और कैसे शुरू हुआ ये उन्हें भी ठीक ठाक से याद नहीं था। अब उन्होंने कहा मैंने तो अपने आप को जब से जाना ऐसा ही विद्रोही, उद्दंड और ढीठ। बचपन में मेरे लिए बिल्कुल एक शहद के प्याले जैसा ही था, जिसे होठों से लगाते लगाते ही पिता की महत्वाकांक्षा का जहर उस प्याले में घुल गया था। यानी जब से उसने खुद को जानना शुरू किया था तब से ही उसका विद्रोह, उद्दंडता और धीरता यह उसके साथ ही बढ़ती चली गई, और उसका और उसके पिताजी का कभी भी अच्छा नहीं चल रहा था। यानी उन दोनों में झगड़े हो रहे थे। अब आगे देखते हैं क्या हुआ। अभी भी वह दिन याद आता है जब माँ ने बाल सवारे, किताबों का बैग मेरे कंधों पर लटका, मुझे पिताजी के साथ साइकिल पर बिठाकर स्कूल भेजा था। पिताजी तमाम दौड़ धूप कर मुझे कॉन्वेंट में दाखिल करा पाने में सफल हो गए थे। मैं अंग्रेज़ी माध्यम से पढ़ने लगा। घर में पूरी तौर से हिंदी वातावरण। क्लास के जिन बच्चों के घरेलू माहौल भी अंग्रेजियन से युक्त थे, उन पर ही शिक्षिकाएं भी शाबाशी के टोकरे उछालती, क्योंकि वे छोटी उम्र में ही धारा प्रवाह अंग्रेज़ी बोलते, यानी अच्छी तरह अंग्रेज़ी बोलते। कक्षा में उन्हीं लड़कों का दबदबा रहता, यानी जिसको अच्छी तरह अंग्रेज़ी बोलते और लिखते आती थी, उन्हीं का स्कूल में क्या रहता था, दबदबा रहता था। माँ मुझे अच्छी तरह पढ़ा सकती थी, पर अंग्रेज़ी माध्यम होने की वजह से लाचार थी, क्योंकि वह क्या थी, हिंदी माध्यम की थी। अंततः सारी मेहनत पिताजी ही करते। मेरी इच्छा नहीं रहती थी उनसे पढ़ने की, क्योंकि उनका और बेटे का 36 का आंकड़ा था। अब आगे देखते हैं। मगर माँ की बात नहीं टाल सकता था, यानी माँ कहती थी कि पिताजी से ही पढ़ा कर, क्योंकि मैं तो हिंदी मीडियम से हूँ। अब ऑफिस से
आने के साथ ही सारी किताब कॉपियाँ समेत मुझे घेर कर पढ़ाना रटाना शुरू कर देते थे। शायद उनकी मेहनत के ही बल पर मैं 8वीं कक्षा तक पहुंचा हूँ। यानी जितना मेरे पिताजी पढ़ाते थे उतना ही मैं पढ़ सकता था। आगे वह कहता है, एक बार पूरी क्लास पिकनिक जा रही थी। पिताजी ने मना किया। मेरे जिद करने पर माँ और पिताजी में भी झिकझिक होने लगी। अब मैं अड़ा रहा, यानी मुझे तो पिकनिक के लिए जाना ही था। परिणाम स्वरूप पहले समझाया, बाद में धमकाया और डांटा गया और सबसे आखिर में 2 चांटे लगाकर नालायक करार दिया गया। मैं बड़ा क्रोधित हुआ क्योंकि मुझे तो पिकनिक जाना था और मेरे पिताजी मुझे मारने लगे, समझाने लगे। अब धमकियाँ देकर मुझे चांटे भी लगाने लगे। इसलिए मैं क्रोधित हो गया। अब कभी डोनेशन या सालाना जलसे आदि के लिए चंदे वगैरह की छपी पर्चियाँ लाता तो पिताजी झल्ला पड़ते। यानी जब भी मैं कुछ डोनेशन के लिए नहीं तो कुछ चंदे के लिए जो भी पर्ची लाता तो मुझ पर झल्लाते, यानी चिल्लाते। 1-2 रुपए देते भी तो मैं अड़ा जाता कि बाकी लड़के 10-10, 20-20 रुपए लाते हैं, मैं क्यों 1-2 ही ले जाऊं। मैंने इस बारे में माँ से बात की, पर माँ भी इसे फिजूल खर्चा मानती थी। रमन की वर्षगांठ की बात तो मैं कभी भूल ही नहीं सकता। सबसे पहले उसने मुझे ही बताया था कि अगले महीने उसकी वर्षगांठ है। वर्षगांठ यानी उसका जन्मदिन है। मैं अंदर बाहर एकदम खुशी से किलकिलाता हुआ घर पहुंचा था। मैं शायद रमन से भी ज़्यादा बेसब्री से उसकी वर्षगांठ का इंतज़ार कर रहा था। यानी उससे भी ज़्यादा मुझे उसकी वर्षगांठ की यानी जन्मदिन की बेसब्री थी, यानी इंतज़ार था। क्योंकि रमन ने अपनी वर्षगांठ की तैयारियों का जो चित्र खींचा था उसने मुझे पूरे 1 महीने से बेचैन कर रखा था। यानी उसके अगले साल की जो वर्षगांठ की जो तैयारी का चित्र था वो रमन ने उसे दिखाया और इसीलिए ये जो पूरी तैयारी से क्या हो रहा था, बेसब्री से उसकी राह देख रहा था। लेकिन उस दिन पिताजी ने मुझे एकदम डपट दिया, नहीं जाना है। मैंने ज़ोर ज़ोर से लड़ना, जिद मचाना और रोना चिल्लाना शुरू कर दिया। गुस्से में पिताजी ने एक भरपूर थप्पड़ गालों पर जड़ दिया। गाल पर लाल निशान उभरा। शायद उस दिन पहली बार माँ ने मेरा मुंह धुलाया, गाल पर दवा लगाई और बाजार से बिस्कुट का एक डिब्बा मंगाकर पिताजी के साथ रमन के घर भिजवा दिया। रमन के पापा दरवाजे पर ही मिल गए थे। खूब खुश होकर उन्होंने रमन को बुलाया। फिर उनकी दृष्टि गालों पर पड़ी। पिताजी जल्दी से बोले, आते आते सीढ़ियों से गिर गया। पर मैंने कहा, तुम्हारे दोस्त का जन्मदिन है, ज़रूर जाओ। मेरा दिमाग गुस्से से पागल हो गया। मन किया जोर से चीख पड़ूं रमन के पापा के सामने ही कि ये झूठ, मक्कार और निर्दयी है। मुझे पीट कर लाए हैं और यहाँ झूठ बोल रहे हैं। बोला कुछ नहीं, बस गुस्से से उन्हें घूरता रमन की उंगली पकड़े अंदर चला गया। यानी मुझे तो बहुत गुस्सा आ रहा था, पर अब रमन के पापा के सामने अब क्या बोलना, इसलिए मैं चुपचाप रमन की उंगली पकड़कर अंदर चला गया। अंदर जाकर तो मुझे लगा कि मैं लाल परी के जादुई देश में आ गया। ढेर के ढेर झूलते रंग बिरंगे गुब्बारे, रिबन्स, प्रेजेंट्स, ट्रॉफियाँ, गुलदस्ते, साज सज्जा, उल्लास से हमेशा हंसते से उसके मम्मी डैडी। घर लौटकर मैंने पहला प्रश्न माँ से यही किया, तुम और पिताजी मेरा जन्मदिन क्यों नहीं मनाते। अब उसे लगा कि रमन का जो जन्मदिन है वो इतने धूमधाम से किया था, पर मेरा कभी जन्मदिन मनाया नहीं गया। तो उसने आकर उसके माँ और पिताजी से पूछा कि मेरा जन्मदिन क्यों नहीं मनाते। अब देखते हैं आगे उत्तर में उनके पिताजी क्या जवाब देते हैं। उत्तर में पिताजी की झिड़की ने उसके प्रति उपेक्षा
वह आक्रोश को और भी बढ़ा दिया। शायद धीरे धीरे उसी उपेक्षा और आक्रोश का स्थान विद्रोह लेने लगा। अनजाने में मेरे अंदर पिताजी का एक शत्रु पैदा हो गया, जो हर समय पिताजी को तंग करने, दुखी करने और उनसे अपने प्रति किए गए अन्यायों के विरुद्ध बदला लेने की स्कीमें बनाता। यानी अब पिताजी का जो गुस्सा था वो मुझे इतना चिढ़ाने लगा कि मैं उनका हमेशा ही क्या करता, विद्रोह करता, उनको अपना शत्रु मानता। अब देखते हैं आगे। चूँकि पिताजी और पढ़ाई एक दूसरे के पर्यायवाची बन गए थे, अंततः पढ़ाई से भी मुझे इतनी ही चिढ़ हो गई थी जितनी पिताजी से हो गई है। अब घर में छोटी बहन शालू और उससे छोटे मंटू के आगमन से साथ ही तंगहाली और भी बढ़ गई थी। यानी जो पैसों की कमतरता थी वो और भी बढ़ गई थी। शायद इसी वजह से मैं ज़्यादा विद्रोही हो गया था, क्योंकि मुझे जब कुछ चाहिए होता था तो पिताजी मना कर देते थे। अब बात बात पर पीटना एक आम बात हो गई थी। यानी मुझे पीटने की आदत हो गई थी। और यहाँ पर कहता है कि धीरे धीरे पीटने का डर भी दिमाग से काफुर हो गया। यानी मुझे पीटने का भी डर अब बिल्कुल नहीं रहा था और मैं दुस्साहसी हो पिताजी के साथ उठते ही घर से भाग उठता था। यानी पिताजी ने कुछ भी कहा तो भी मैं घर से बाहर निकल जाता था। बस पढ़ाई पिछड़ गई, यानी पढ़ाई थोड़ी दूर हो गई। फर्स्ट आने लायक शायद नहीं था, पर सामान्य लड़कों से अच्छे नंबर तो मैं आसानी से ला सकता था, क्योंकि मेरा जो दिमाग था वो अच्छा था। पढ़ाई से तो मुझे शत्रुता हो गई थी। पिताजी से बदला लेने के लिए अपना करियर चौपट करने तक मुझे एक मज़ा मिलता। लगता पिताजी को नीचा दिखाने का इससे अच्छा उपाय दूसरा हो ही नहीं सकता। पिताजी को लगता कि यह पढ़ाई कर कर अच्छे नंबर लाए, पर मैं हमेशा बदले के भावने से पढ़ाई को देखता था। और वह आगे कहता है, मुझे याद है कि 5वीं कक्षा में 7वीं पोजीशन लाने के बाद 6ठी कक्षा में मेहनत करके 3rd आया था। सोचा था पिछले साल से अच्छे नंबर लाने पर पिताजी खुश होंगे, पर वे रिपोर्ट देखते ही खींचे थे। चाहे कितना भी घोल कर पिला दूँ, पर तू रहेगा 3rd का 3rd ही। यानी अब मैंने इतनी मेहनत करके भी जो मेरी रिपोर्ट आए थे, रिज़ल्ट लाया था, उसको देखकर भी पिताजी ने कहा कि तू 3rd का 3rd ही रहेगा। मेरा मन अपमान से तिल मिला गया। सोचा खींच कर कहूँ, अगले साल मैं फेल हो जाऊँगा, फेल। अब और ही विद्रोही हो गया था यह। अक्सर पेपर देकर लौटने पर इम्तिहान का बोझ टलने की खुशी मैं उमंगता से घर लौटता तो बैठ के पिताजी मिलते। कैसा गया पेपर? मैं खुश होकर कहता, अच्छा। पर पिताजी के होठ बिदक जाते। कह तो ऐसे रहे हो जैसे फर्स्ट ही आ जाओगे। अब मैंने जब अच्छा कहा तो मेरे पिताजी कहने लगे कि ऐसे कह रहे हो कि जैसे फर्स्ट ही आओगे। अब खींचकर पेपर देकर लौटने पर तो खास तौर से उनका सामना करने से कतरता, चिढ़ता और माँ के सामने भुनभुना कर अपना आवेश व्यक्त करता। शालू मुझे बच्ची लगती थी, यानी मेरी छोटी बहन, पर जब से थोड़ी बड़ी होने के साथ उसने पिताजी, माँ का कहना मानना, उनसे डरना शुरू कर दिया था। मुझे उस चमची से चिढ़ हो गई थी। नन्हे मंटू को गोद में लेकर उछालने खिलाने की तबीयत होती है, पर पिताजी उसे प्यार करते हैं, यह सोचकर ही मुझे उसे रोते रहने देने में शांति मिलती है। अब इस महीने पैसे की ज़्यादा परेशानी है। टेरिकॉट की कड़क कॉलर वाली बुशर्ट्स ज़रूर सिलवाऊंगा। मेरे पास घड़ी क्यों नहीं है, बिना घड़ी के परीक्षा नहीं दूंगा।
साइकिल पंचर हो गई तो बस नहीं, ऑटो रिक्शा से किराया देकर घर लौटूंगा। हिप्पी कट बाल कटवाऊंगा, माथे पर फुलाकर सवारूंगा। कर ले जो कर सकते हो मेरा। अब ऐसे कहकर उसने खुद के ही मन को दिलासा दे दिया था। अब देखते हैं आगे। इस बार मन करता है कोशिश करके एक बार फर्स्ट ही आ जाऊं, लेकिन तभी अंदर से कोई चीखता है, नहीं, यह तो पिताजी की जीत हो जाएगी। वे इसे अपनी ही उपलब्धि समझेंगे और भी खुश हो जाएंगे। मेरा उनकी खुशी से क्या वास्ता। अब उनका और कुछ वश नहीं चलता तो माँ को सुनाकर दहाड़ते हैं। ठीक है, मत पढ़े लिखे, करे सारे दिन मटर गश्ती। मैं भी इस इम्तिहान के बाद किसी कूली कबाड़ के काम पर लगवा दूंगा। अब पिताजी ने माँ से कहा कि अब मटर गश्ती करता है तो करने दो, पढ़ाई ना करनी है उसे तो ना करने दो। मैं किसी कूली और कबाड़ी के काम पर उसे लगवा दूंगा। यही देख लीजिए, अभी नुक्कड़ की दुकान पर कुछ खरीदने आया था कि अचानक पिताजी सड़क से गुजरते दिखे। जानता हूँ घर पर पहुँचकर खूब गरजेंगे दहाड़ेंगे, लेकिन बाहरी दरवाजे पर आकर सन्न रह जाता हूँ। पिताजी को लगा कि उनके बेटे का भविष्य बर्बाद हो गया है। यह सोचकर वे गलियारे में खड़े खड़े दीवार से कोहनियाँ टिकाकर निशब्द कातर रो रहे थे। मैं सन्नाटे में खींचा अवाक खड़ा रह जाता हूँ। पिताजी का ऐसा बेहद निराश, आकुल व्याकुल रूप मैंने इससे पहले कभी नहीं देखा था। जिंदगी में पहली बार मैंने अपने पिताजी को इतना विवश, इतना व्यथित और इतना बेबस देखा। तो क्या पिताजी पहले भी कभी ऐसे ही अवश मजबूरियों के बीच रहे होंगे मुझे लेकर? अब मैं उनका ऐसे रूप देखकर मुझे बहुत बेचैनी होने लगी थी। मेरे दिमाग में बहुत से प्रश्न उठ रहे थे। और उसने आगे कहा, अब मुझे अपने लिए किए पर पछतावा हुआ। पिताजी की दशा देखकर मैं मन ही मन दुखी हुआ। माँ से मिलकर मैंने सब कुछ बताया। आज माँ की खुशी का पारावार ना था। उसने मुझे गले लगाया। उसकी आंखों में आंसू झरने लगे। वे दुख के नहीं, खुशियों के थे। मेरी आंखों के विद्रोही अंगारे बुझने लगे हैं मेरे अपने ही आंसू की धार से। मैं निशब्द कह रहा हूँ, पिताजी, मैं संधि चाहता हूँ। हाँ, मैं संधि चाहता हूँ। मैंने आपको गलत समझा, मुझे क्षमा कर दीजिए। दोस्तों, इस गद्य से हमें सीख मिलती है कि हमारे जैसे भी माता पिता हो, वह अपने बच्चे के लिए अच्छा ही सोचते हैं। किसी के भी मन में अपने बच्चे के लिए कोई भी विद्रोह और दुश्मन की भावना नहीं होती। वह हमसे नितांत प्रेम ही प्रेम करते हैं। दोस्तों, अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलना। धन्यवाद।